नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक बुटेजा। रैलियों का प्रचार अब बंद हो चुका है। आप अपनी मर्जी से अब सोच समझ करके वोट डाल सकते हैं। और आपसे एक निवेदन भी है, लोकतंत्र का महापर्व है, इसलिए अपने वोट का प्रयोग जरूर करें और अपने मत का प्रयोग करके अपनी चुनिंदा सरकार को मौका दें। आज इसी विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि जो दो रैलियां भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर हुई हैं और साथ ही पूरे हरियाणा में भी रैलियों का एक बहुत बड़ा जो है रैलियां ही रैलियां हुई हैं। कहीं मोदी जी की रैली, कहीं राहुल जी की रैली, कहीं प्रियंका जी की रैली, कहीं राजनाथ जी की रैली। रैलियां ही रैलियां पूरे हरियाणा के अंदर हुई हैं। इन रैलियों से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक तो आपसे हम चाहेंगे आप पूरे प्रदेशवासियों को अपील करें ताकि प्रदेश का हर व्यक्ति लोकतंत्र के इस पर्व को अच्छे से मनाए और प्रति व्यक्ति जो है अपने हिसाब से वोट जरूर दे। देखो, ये तो जरूरी है, हर एक को वोट डालना चाहिए। खैर वो तो अलग विषय है, क्योंकि प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिए हर एक को वोट डालना चाहिए। परंतु जिस तरह का माहौल बन रहा है, लोगों को राजनेताओं से कहीं निराशा है, तो इसलिए वोटिंग भी कम होती है। तो थोड़ा सा मेरा इसलिए राजनेताओं से भी अनुरोध है कि वो थोड़ा एक पॉजिटिव वे में काम करें लोगों के लिए, ताकि लोगों को ये लगे कि ये हमारे लिए काम करते हैं, और तभी लोगों का उत्साह भी बढ़ेगा वोटिंग के लिए। हम अकेले लोगों को कहते रहे वी आर वोटिंग बढ़ाओ, वोटिंग बढ़ाओ, और राजनेता नेगेटिव राजनीति करते रहे, वो मतलब कि स्वार्थ की राजनीति करते रहे, तो आम आदमी बेचारा निराश हो जाता है, तब वो वोटिंग कम करता है। तो मेरा ये अपील ना केवल वोटर्स से बल्कि नेताओं से भी अपील है कि जब वो जीत जाते हैं तो वो लोगों के मुद्दों पे काम करें। ये तो वही बात होगी सर, जिस प्रकार से कहा जाता है कि जब चुनाव होते हैं तो नेता लोगों के चरणों में, और जब चुनाव खत्म हो जाता हाँ, है वो तो फिर लोग जो है वो नेता के वही चरणों में। बात है, जनता फिर 5 साल तंग आ जाती है चरणों में जा जाके, फिर उनका मन नहीं करता उनको वोट करने का। तो इसलिए जनता से हम अगर उम्मीद करते हैं कि वो ज्यादा पोलिंग करे, तो नेताओं से भी उम्मीद करनी चाहिए कि वो जनता के मुद्दों पे काम करें जीतने के बाद, और जनता की सुध ले। सर, जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में रैलियों का माहौल आपने देखा होगा, क्या मानते हैं इस तरह की रैलियों से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? आज मोदी जी की रैली जो है हुई थी, राहुल गांधी जी की रैली भी कल दादरी के अंदर दो हुई। दिन हरियाणा में रैलियों की भरमार रही है, और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज़्यादा रैलियां हुई हैं, क्योंकि योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, फिर राजनाथ जी, ये सभी नेता हरियाणा में आए हुए थे। कांग्रेस की तरफ से भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, तीनों ने रैलियां करी, और रमेश जयराम रमेश भी वो करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हैं। जहाँ तक रैलियों का प्रश्न है, राहुल गांधी की रैली थी कल चरखी दादरी में, और आज मोदी जी की रैली थी महेंद्रगढ़ में। राहुल गांधी ने जहाँ तक मुद्दे जो आने वाले टाइम में उनका मैनिफेस्टो था, उन्होंने मैनिफेस्टो पे ज़्यादा बात की, क्योंकि जो विपक्ष में होता है उसको मैनिफेस्टो पे ज़्यादा बात करनी होती है, उसको ये दिखाना होता है कि मेरा मैनिफेस्टो ये है। और बहुत सालों के बाद हरियाणा की राजनीति में मैंने देखा है कि चाहे पक्ष में या विपक्ष में किसी भी मैनिफेस्टो पे बात हुई है, चाहे कांग्रेस के मैनिफेस्टो की जो कमियां थी उसको भाजपा ने उठाया उसको, और कांग्रेस ने उस पर सफाई दी, तो वो मैनिफेस्टो काफ़ी चर्चा में आ गया। अब खासतौर पर दक्षिण हरियाणा में जब रैली हुई राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने ज़्यादा किसानों के मुद्दे, अग्निवीर, और जो फौजी भाई हैं उनके बारे में बातें उठाई। उन्होंने आरक्षण की बात भी रखी, उन्होंने रोजगार बेरोजगार की बात को भी उठाया, महंगाई को भी उठाया, संविधान पे भी बात की। एक टकाटक ये भी बात उन्होंने जो कही। उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई हम हर महीने जो प्रत्येक घर की जो बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार हैं उनकी महिला है, उसके खाते में 8,000 रुपये हर महीने हम डालेंगे। और उन्होंने ये भी कहा भी जो बेरोजगार हैं युवा,
उनको भी जब तक रोजगार नहीं मिलता और बिलो पॉवर्टी लाइन है, हम उन्हें उनके खातों में भी इसी प्रकार से ₹1,00,000 पर ईयर डालेंगे, क्योंकि 1,00,000 रुपए साल के हैं तो 8,000 समथिंग ये बन जाते हैं। तो उन्होंने अपना रोड मैप रख दिया सामने, और पहली बार राहुल गांधी इस इलाके में इस प्रकार से आए थे, और लोगों में उत्साह भी था और लोगों ने उसको सुना भी, और लोग उनको देखना भी चाहते थे, क्योंकि भाजपा ने उनकी एक भूमिका एक पप्पू की बना रखी थी। एटलीस्ट इस रैली में राहुल गांधी ने जिस प्रकार से मैच्योरिटी दिखाई अपने भाषण में, यानी कि लोगों को उन्होंने बांध के रखा पूरे भाषण में। 30 मिनट का भाषण था, 30 के 30 मिनट आखिरी छोर तक लोग बैठे रहे, जबकि ये महारत मोदी जी में है, वो अपने भाषण की कला से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। परंतु अब की बार राहुल ने भी इस कला को दिखाया और उन्होंने अपना भाषण से लोगों को अट्रैक्ट किया और उसको अच्छा रिस्पांस भी मिला। दोनों रैलियों के अंदर आप ये देखो, भीड़ के हिसाब से देखो तो दोनों में बहुत अच्छी भीड़ थी। चरखी दादरी रैली में भी, आज मोदी जी की जो महेंद्रगढ़ रैली हुई है उसमें। अब जो महेंद्रगढ़ रैली थी, अब राहुल गांधी जैसे कल कह के गए भाई, अग्निवीर पे बोले, किसानों के मुद्दे पे बोले, लोगों को उम्मीद थी कि मोदी जी अब की बार महेंद्रगढ़ आ रहे हैं, अग्निवीर पे वो बोलेंगे और किसानों पे बोले, क्योंकि महेंद्रगढ़ में भी जो सैनिक हैं या पूर्व सैनिक हैं, सबसे ज़्यादा भिवानी महेंद्रगढ़ में है। तो लोगों को ये अपेक्षा थी मोदी जी से, और ये भी था भी राहुल गांधी की बातों का क्या जवाब देते हैं मोदी जी, और यह अब की बार देखने का विषय था। लोगों को उम्मीद थी कुछ बोलेंगे, परंतु मोदी जी ने वो मुद्दे टच नहीं करे। उन्होंने अपनी जो लाइन थी उसको बदल के रखा। उन्होंने अपना भाषण को मैक्सिमम हरियाणा से अपने जुड़ाव से जोड़ा। उन्होंने अग्निवीर या किसानों के मुद्दों की बात ना करके उन्होंने कहा कि मैं पहले भी हरियाणा में जैसे प्रभारी के तौर पे था, मनोहर लाल जी मेरे साथ होते थे, जोशी जी जो चरखी दादरी गई है वो प्रदेशाध्यक्ष होते थे बीजेपी के, हम इकट्ठे काम करते थे। जबकि रामविलास जी भी उनके साथ होते थे उस समय, परंतु रामविलास जी के बारे में इतनी टिप्पणी करके रह गए कि भाई मिठाई खाने से इनकी शुगर बढ़ गई महेंद्रगढ़ की, और ज़्यादा उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करी उन्होंने। बंसीलाल जी के बारे में उन्होंने टिप्पणी करी, विजय बंसीलाल के साथ मैंने काम किया, वो मतलब कि ये बात उन्होंने कुछ समय पहले गुजरात में जब 150वां महोत्सव आर्य समाज का कार्यक्रम था स्वामी दयानंद जी का, वहां भी उन्होंने रिपीट करी थी, बिचौरी बंसीलाल मानते थे उनको। और दूसरा मोदी जी का एक रीजन ये भी था इसके पीछे कि दक्षिण हरियाणा के में और कुछ एरिया आपका रोहतक, सोनीपत, झज्जर, क्योंकि इस रैली के अंदर रोहतक का कैंडिडेट भी था, इसमें गुड़गांव का कैंडिडेट भी था, इसमें भिवानी का कैंडिडेट भी था। यहाँ आर्य समाज का प्रभाव है इस इलाके में। अब उन्होंने ये नहीं किया कि बंसीलाल जी भाई बड़े फॉलोअर थे तुम्हारे दयानंद जी के। बंसीलाल जी की तो एक देखो, बंसीलाल जी हरियाणा के निर्माता हैं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि बंसीलाल ने हरियाणा का निर्माण किया। मोदी जी को क्यों जरूरत पड़ी कहने की, जबकि जब 1995 में सरकार थी हरियाणा में भाजपा हवीपा की, तब तो मनोहर लाल जी मोदी जी के बचोई बंसीलाल के साथ संबंध बड़े स्ट्रेंड थे, और यहाँ तक कि समर्थन वापस लेना पड़ा था भाजपा को, और उनकी सरकार गिरी थी। तो ये बंसीलाल कुछ छूने के दो कारण लगे मेरे को। एक तो इस एरिया में महर्षि दयानंद जी का जो आर्य समाज के फॉलोअर्स हैं उनको अट्रैक्ट करना, और एक चोई बंसीलाल का इलाका है ये, क्योंकि चोई बंसीलाल ने बहुत काम किया इस इलाके में, तो उनका नाम लेना। तो चोई बंसीलाल
का जो वर्कर है या और लोग हैं उनको याद करवाना कि वह मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। फिर उन्होंने बात की, मोदी जी ने, आरक्षण पे। कल राहुल गांधी जी जब आए चरखी दादरी, तो उनके पास जेब में एक संविधान की किताब थी। उन्होंने वो निकाल के दिखाई कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है। उन्होंने फिर ये बात पंचकुला में भी कही जाके, उन्होंने ये बात सोनीपत में भी कही। उस बात के ऊपर जवाब मोदी जी ने दिया भाई ना तो कोई आरक्षण से छेड़छाड़ होगी, परंतु उन्होंने अपने तरीके से कहा भी कांग्रेस आरक्षण से छेड़छाड़ करना चाहती है, ये मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है और हमें ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने उल्टा कांग्रेस पे हमलावर रहे और अपने भाषण में वो इंडिया गठबंधन के नेताओं पर भी बरसे, भाई ये एक गठबंधन ऐसा है जिनको अपनी सोच है, जनता की सोच नहीं है। तो मोदी जी का भाषण मोस्टली इन मुद्दों पर रहा, कंसंट्रेट उन्होंने किया। भाई ये मतलब कोई उन्होंने अपनी आगे की रोड मैप नहीं बताया, क्योंकि योजनाएं 2019 में उन्होंने बहुत बताई, 2014 में बहुत बताई योजनाएं, लेकिन अब की बार 2024 का जहाँ चुनाव आया ना, तो मोदी जी अपनी योजनाएं ज़्यादा नहीं बखान कर रहे, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कहीं कोई भी नेता हो, कहना और करने में बहुत अंतर है। आप एक योजना का दावा करते हो और वो 5 साल में फिर पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे आमतौर पे होते हैं हमारे हिंदुस्तान में। कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, अपवाद को छोड़ के वो योजनाएं पूरी नहीं होगी। अब की बार मोदी जी के भाषण में कहीं भी विकास का मुद्दा नहीं दिखाई दिया। विपक्ष पे बरसे, आरक्षण के मुद्दे पे बोले, हरियाणा से अपना जुड़ाव दिखाया, चौधरी बंसीलाल की प्रशंसा में बोले, क्योंकि चौधरी बंसीलाल का नाम हरियाणा में बड़ी इज्जत से लिया जाता है, तो उनका नाम लिया। तो ये मुद्दों पे उन्होंने काम किया और राहुल बड़े इस बार फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। उन्होंने अग्निवीर को रद्द करने की बात भी कह दी, उन्होंने किसानों की बात भी उठाई, खिलाड़ियों की भी उठाई, आरक्षण की बात भी कही। तो दोनों के भाषणों में एक शार्प डिफरेंस था। तो अब ये लोगों को कितना समझ आएगा, 2 दिन रह गए पोलिंग को, तो मेरे को नहीं लगता अब कि दोनों के भाषणों से कोई, चाहे राहुल गांधी आए चाहे मोदी जी आए, मतदाता पे कुछ ज्यादा असर पड़ेगा। वो दौर चले गए। एक दौर ऐसा होता था कि बड़े नेताओं को कभी कभी आप सुनते थे महीने में, 6 महीने में, साल में। ये डिजिटल मीडिया नहीं था, आपके ये टीवी नहीं थे, आपके मोबाइल नहीं थे। आज तो दिन में 10 बार भाषण सुनते हो। सोशल मीडिया का सोशल मीडिया का जमाना है। जो बातें आज अब कही गई हैं, शाम को भी सुनोगे, सवेरे भी सुनोगे, रात भी सुनोगे। तो जिस मतदाता पे असर भाषण का होना है, तो वो तो सोशल मीडिया से चलता रहता है। अब जो रैलियां हैं, दोनों की रैलियों में लगभग एक जैसी भीड़ थी, और ये मान के चलो कि दोनों की रैलियों में ज्यादातर वो लोग थे जो कि पार्टियों से संबद्ध हैं, कार्यकर्ता ज्यादा थे, या फिर जो भाई बंधे हुए वोट थे। आम आदमी, जैसे पहले क्या होता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपको याद हो, भिवानी आए थे 1995-96 में आए थे, नेकीराम पार्क में। मैं उस रैली में था, जो बंसीलाल के समर्थन में आए थे वो। तो उस रैली के अंदर, उस पार्क की क्षमता है 1 लाख की, अगर उस पूरे पार्क को ले लेते हो जहाँ पार्किंग है आजकल। वो घंटा घर तक सड़क में भरी हुई थी, तो 1.5 लाख लोग सुनने वाले। और पहले तो ये होता ही नहीं था कि कुर्सियों पे बैठना है, जमीन पे बैठते थे लोग। तो वो रैलियां होती थी, उसमें से जो लोग फिर घरों में जाते थे या अपने गांव में जाते थे, मोहल्ले में जाते थे, एक इम्पैक्ट लेके जाते थे। अब तो जो असर किसी पे होना है तो इस सोशल मीडिया का हो जाएगा। आज
झाड़ू लगाने वाले से लेके, रेडी वाले से लेके, हवाई जहाज उड़ाने वाले तक के पास सोशल मीडिया है। तो फिर भी जो लोग रैली में नहीं जाते, उन्हें उम्मीद रहती है अभी क्या बोलेगा नेता, उसका क्या रोड मैप है, सुनने की थोड़ी क्यूरियोसिटी जरूर होती है। बट वोटों में कन्वर्शन मेरे को नहीं लगता। बाकी तो देखो, अब चुनाव बताएगा कि आगे क्या होगा। ज्यादा मतों पे असर नहीं पड़ने वाला है रैलियों का। आज प्रियंका गांधी का भी रोड शो था सरसा में, पानीपत में प्रोग्राम था उनका, रैली थी। तो ये चीजें, हाँ इतना जरूर है कि जो वर्कर रैलियों में आता है ना, चाहे राहुल की रैली में आएगा, चाहे मोदी जी की रैली में आएगा, वो थोड़ा सा चार्ज होके जाता है कि वो 2 दिन बाद जो पोलिंग होती है ना, वो बूथ पे खड़े होने के लिए थोड़ा सा उसमें जोश जरूर आता है। मेरे नेता ने ये कहा है तो मैं बूथ पे डट के खड़ा हूँ, इतना तो फर्क हो सकता है। कुलदीप बिश्नोई जी भी उस रैली के अंदर थे, और कुलदीप बिश्नोई का भी जिस प्रकार से जो नाराजगी पहले कहा जा रही थी कि कुलदीप बिश्नोई का परिवार जो है नाराज है क्योंकि टिकट उन्हें नहीं मिली थी, तो मोदी जी ने काफी समय जो है कुलदीप बिश्नोई जी के साथ भी स्टेज के ऊपर लगाया। अभी क्या मानते हैं सर इस तरह ये के? बिल्कुल ठीक है। देखो, भारतीय जनता पार्टी में एक खासियत है, वो चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ती है पार्टी। अब जैसे ही मोदी जी को या जो भाजपा का कोर ग्रुप है उनको पता चला कि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कोई सकारात्मक सिग्नल नहीं आ रहे, जबकि उन्होंने रैली भी करी आदमपुर में, घूमे भी हैं, परंतु पता लग जाता है आदमी के मन से घूम रहा है या बिना मन के घूम रहा है। आज रणजीत सिंह जी कुलदीप बिश्नोई के घर गए सुबह जी। और ये स्पष्ट लग रहा था कि कुलदीप बिश्नोई अभी भी उस कैंपेन को उतना मन से नहीं कर रहे जितना उनको करना चाहिए। तो वो मैसेज देने गए थे रणजीत सिंह जी भी, आप आज मोदी जी की रैली में महेंद्रगढ़ जाएंगे, उनको मैसेज देने गए थे। और बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से कुलदीप बिश्नोई जी वहाँ गए, मोदी जी ने उनसे 1 मिनट जो भी है बात की। मतलब ये होता है कि एक मैसेज देना भी, आप चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। और ऐसे में कुलदीप बिश्नोई को भी ये मैसेज देना भी, देखो प्रधानमंत्री लेवल का आदमी जब आप का हालचाल पूछ रहा है, बात कर रहा है, तो मोदी जी के स्टेचर का आदमी, जो बहुत बड़े स्टेचर के आदमी हैं, तो कुलदीप बिश्नोई भी कहीं ना कहीं अब दबाव में आएंगे। परंतु मैं फिर वो बात कह रहा हूँ, अब बहुत देरी हो चुकी है। अब कोई ये सोचे कि पहले एक ज़माने होते थे वोट को इधर से इधर शिफ्ट करने के, इधर से इधर शिफ्ट करने के। आज मोटर बड़ा समझदार हो चुका है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 1500, 2000 अपने वर्कर को तो शिफ्ट कर सकते हो, उनको काम पे लगा दोगे, भाई नहीं नहीं आपने ये काम करना है। आम मतदाता किसी की ज़्यादा नहीं मानता। वो जो वर्कर होगा वो अपने घर वालों के वोट 2-3 डलवा लेगा, परंतु अपने चाचे को, भाई को, नाना को, दादा को कोई नहीं मानने वाला। वो सारे के सारे उस चीज को इग्नोर करेंगे, क्योंकि अब वो जमाना चला गया कि जो ठेकेदारी होती थी ना वोटों की, भाई मैंने पूरे कुड़बे का ठेका ले लिया और मैंने नेता को कह दिया, नेता ने मेरे को कह दिया, तो एक नेता वोटों को बदल देता था। हाँ, भजन लाल जी थे, तो बंसीलाल थे, तो देवीलाल थे, इनका एक प्रभाव अलग था, क्योंकि ये स्टेट के बड़े कद्दावर नेता होते थे। तो ये लोग कहते थे तो लोग इनकी मानते भी थे, इनकी फैन फॉलोइंग थी। तो आज वो स्थिति नहीं है। आप कुलदीप बिश्नोई को उन्होंने एक शाबाशी दे दी, उससे अच्छी तरह बात कर ली, उसको थोड़ा सा ये हो गया कि मेरी सुनवाई हो गई है। एक साइकोलॉजिकली अब कुलदीप बिश्नोई वहाँ रंजीत सिंह के साथ दिखाई देंगे, क्योंकि हिसार सीट भी बहुत बुरी तरह फंसी हुई है, आसान सीट नहीं है, वहाँ बड़ा कड़ा मुकाबला चल रहा है। तो रंजीत सिंह कहीं ना कहीं मोदी जी और मोदी जी की पसंद है। तो देवीलाल के परिवार के बीच मोदी जी से अच्छे संबंध रहे हैं, तो रंजीत सिंह ऊपर से टिकट लेके आए हैं, तो रंजीत सिंह ने हो सकता है कहीं मैसेज दिया होगा भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है कोर ग्रुप को, तो अब ये चीज़ हुई है। एक चीज़ सर आपने और भी देखी होगी, कल जिस प्रकार से राहुल गांधी जी दादरी के अंदर आए थे, तो एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि किरण चौधरी और दान सिंह जी आपस में एक दूसरे को उंगलियां दिखा रहे थे। हालांकि बीच में राहुल गांधी जी बीच में बैठे थे। आज इस प्रकार से दान सिंह जी से पूछा गया था इस मामले को लेकर के, तो दान सिंह जी ने ये कहा कि राहुल गांधी जी ने ये कहा कि मुझे कुछ नहीं पता,
सीट को जितवा के लाओ और तुम्हें लड़ाई नहीं करनी, झगड़े नहीं करने हैं किसी। आप क्या मानते हैं इस तरह का जो मैसेज था, क्या मैसेज वो दोनों जो है देना चाहते थे, किरण चौधरी देखो, और दान सिंह जी? कांग्रेस के अंदर एक आंतरिक लोकतंत्र है। आप भारतीय जनता पार्टी में मंच पे ऐसी बात कह नहीं सकते अपने बड़े नेता के आगे। कांग्रेस में ये लिबर्टी है कि आप मंच पे अपने नेता के सामने जिसकी भी जो ग्रीवेंसीज है वो रख सकता है। किरण चौधरी जी ने क्या कहा है ये तो देखो उन्हीं को पता है। ये तो देखो, ये उंगलियां दिखाना तो कुछ नहीं है, एक तरीका होता है बात करने का भी। मेरे ऐसे ऐसे तो हम भी करते हैं, अब हम भी बात कर रहे हैं तो हाथ हिला रहे हैं, बिल्कुल। हम किसी को 5-10 उंगलियां थोड़ी ना दिखा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी बात रखी किरण चौधरी जी ने राहुल जी के सामने, उनके नेता हैं पार्टी के, और दान सिंह ने भी अपनी बात रखी। तो ये बात ठीक है। तो पार्टी के नेता के आगे अपनी ग्रीवेंसी रखने का अधिकार भी है और पार्टी के नेता को सुननी भी चाहिए। देखो, लोकतंत्र भी यही है, चाहे आप मंच पे बैठे हो चाहे आप घर पे बैठे हो, ये नहीं कि आप कोई राजा थोड़ी ना हो जो आप सुनोगे नहीं अपने जो पार्टी के सेकंड लाइनर हैं। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कोई बुराई है, अच्छी बात है, करिए उन्होंने करें। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से चुनाव का प्रचार का समय जो है वो समाप्त हो चुका है, रैलियां पूरे हरियाणा में हो चुकी हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी रैलियों का दौर काफ़ी तक रहा था। लोगों की भी भारी संख्या दोनों ही रैलियों में, दोनों ही नेताओं की रैलियों में देखी गई थी। आपने खुद ने निर्णय लेना है, खुद ने सोचना है कि आपका भला कौन कर सकता है। अपने मत का प्रयोग आपने अपने हिसाब से करना है, परंतु रैलियों का कितना प्रभाव पड़ेगा इस बात को लेकर के हमने चर्चा की है। आपको हमारी वीडियो जरूर अच्छी पसंद आई होगी। नमस्कार।